बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है दैट इज द एंशिएंट इन्वेडर्स, यानी सब कॉन्टिनेंट में जो एंशिएंट इन्वेडर्स एंटर हुए और यहाँ पे लोगों को कैप्चर किया, रूल किया, उन तमाम यानी इन्वेडर्स, उन तमाम इन्वेडर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने दो एंशिएंट इन्वेडर्स यानी आर्यंस एंड द पर्शियंस, इनके बारे में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एंशिएंट इन्वेडर्स मीन्स, जो हमने शुरू में भी बताया था, इट मीन्स कि वो बिफोर कॉमन एरा में जो इन्वेजन्स हुई सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में, हम उनको जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो लास्ट जो प्रीवियस सेंचुरी में जो इन्वेजन हुई मीन्स यूरोपियंस की या ब्रिटिशर्स की, वो हुई, बट हम कॉमन एरा में, बिफोर कॉमन एरा में जो इन्वेजन्स हुई, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स। अलेक्जेंडर कौन था? अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हम जो आर्यंस के बारे में पढ़ा, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और फिर वो इंडस रिवर को क्रॉस करके जो है वो नॉर्दर्न, जो इंडियन नॉर्दर्न गैंग्स वैली है, वहां पे वो सेटल हुए और सेंचुरीज तक वो वहां रहे। उनकी पूरी एक सिविलाइजेशन थी जो पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई ग्रेजुअली। उसके बाद जो पर्शियंस, एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसको सबसे जो पूरा एक्सपेंड किया था वो थे साइरस द ग्रेट। बेसिकली जो पर्शियंस और ग्रीक्स की एक बहुत पुरानी राइवलरी चल रही थी, वो इससे पहले ग्रीक्स ने इस पूरे एरिया पे, यानी टर्की है, ईरान है, या सेंट्रल एशिया है, या पाशा या वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ तक और इन इजिप्ट तक जो है वो एक बहुत बड़ी जो है ग्रीक्स की जो थी वो गवर्नमेंट थी, जिसको एक पर्शियन रूलर डायरस ने एक अपना जो ईरानियन और ओरिजिनल जो जगह थी उस पर पहले उनसे कैप्चर किया पर ग्रीक से, और फिर अपनी एक किंगडम की जो है वो फाउंडेशन रखी। और उसके बाद साइरस द ग्रेट ने उनके तमाम वो इलाके जो कि पर्शियन जो ग्रीक एम्पायर के अंडर कंट्रोल में थे, उन तमाम इलाकों पे कब्जा कर लिया और फर्दर उससे भी ज़्यादा एरियाज पे जो है वो कब्जा किया। और जो उस ज़माने की, यानी इतनी बड़ी स्टेट या किंगडम किसी की नहीं थी जितनी बड़ी पर्शियन एम्पायर थी। यानी एक बहुत बड़ी एम्पायर, जो शायद इतनी बड़ी एम्पायर आज तक किसी की ना रही हो जितनी बड़ी पर्शियन एम्पायर थी साइरस द ग्रेट के टाइम पे। अब वो पूरा इलाका जो ग्रीक एम्पायर से पर्शियन एम्पायर ने छीन लिया था या अपना कब्जा कर लिया था, और जो उसके जो रूलर थे वो मैसिडोनिया में मूव कर गए थे, जिसका पहला जो रूलर था, उनकी एक छोटी सी किंगडम वहाँ पे थी जिसको अलेक्जेंडर वन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसका जो सक्सेसर थे वो अलेक्जेंडर टू, और थर्ड जो अलेक्जेंडर के नाम से है, उसके साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है वो का टाइटल लगा। बेसिकली इसके जो फादर थे फिलिप थे, और उसका फिलिप नाम था, और टाइटल जो था वो अलेक्जेंडर ही का चल रहा था। बट वो उसका असैसिनेशन यानी मर्डर हो गया, और व्हेन द अलेक्जेंडर थर्ड जो था वो जस्ट 20 ईयर्स की उसकी एज थी,
और उसने जब किंगडम का चार्ज संभाला या थ्रोन उसके पास आया, तो वो जस्ट ओनली 20 years old, बट ही proved that he is a brilliant soldier और बहुत ही एजुकेटेड था। उसके फादर ने उसको इस किंगडम की जो रूल करने के लिए पूरी तरह से जो है वो एजुकेट किया था, यानी प्रिपेयर किया था, ताकि वो उसके बाद इस किंगडम को जो है ना रूल कर सके। बट और उसने अपने इस फादर की जो ख्वाहिश थी इसको बहुत अच्छी तरह से फुलफिल कर रहा था। बट 20 years इज टू अर्ली, लेकिन उसने जो उसकी पिछली प्रीवियस ट्रेनिंग हो चुकी थी उसको उसने प्रूव किया कि ही इज अ गुड रूलर। और उसकी जो वो इंस्पायर था बहुत ज्यादा साइरस द ग्रेट से। अलेक्जेंडर थर्ड जो था वो साइरस द ग्रेट से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, और वो भी चाहता था कि उसकी जो किंगडम हो वो भी उतनी ही बड़ी हो, बल्कि वो उसकी जो विश थी वो जितनी भी नॉन जो वर्ल्ड थी उस पे जो है अपनी किंगडम के अंडर कंट्रोल में करना था। यानी पूरी जो थी वो दुनिया जो थी एक तरह से जो नॉन वर्ल्ड थी वो उस पे अपना किंगडम को जो था वो बनाना चाहता था। उसने ग्रेजुअली स्टार्ट किया और जो है और पूरी जो पर्शियन एम्पायर था उस पे जो है वो कब्जा कर लिया। सेम बिल्कुल अफ्रीका में इजिप्ट पे जो उसका कब्जा था पर्शियन एम्पायर का, वहां तक उसने किया। और इजिप्ट का भी एक शहर उसी के नाम से अलेक्जेंड्रिया इसी अलेक्जेंडर के नाम पे। फिर वो ईस्ट में जो है वो पूरा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान यहाँ तक वो कैप्चर करता हुआ आता चला गया, और इंडस रिवर के साथ तक वो आ गया। और जो उस वक्त का बहुत ही एक एजुकेटेड और लर्निंग का जो सेंटर था गंधारा, वो उसके अंदर कंट्रोल में आ गया। और गंधारा और उसके जो नियरेस्ट जितने भी छोटे रूलर थे वो सब अलेक्जेंडर के साथ हो गए, और उसकी उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट कर ली रूलिंग, और अपनी अपनी जो छोटी किंगडम थी उसको सेव कर लिया। और अलेक्जेंडर के जो है वो अलेक्जेंडर को एज ए रूलर एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि पर्शियन के बाद उन्होंने अलेक्जेंडर को जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अलेक्जेंडर का ये पूरा पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बहुत ही एक रिच इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन अलेक्जेंडर को इस बात का पता था कि जो इंडस प्लेन है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही रिच है, और इस पूरे इलाके पे इसीलिए वो जो है वो अपने किंगडम के अंडर कंट्रोल में लाना चाहता था या कब्जा करना चाहता था, ताकि ये जो एग्रीकल्चर प्लेन एरिया है इस पे इसका कब्जा हो। और क्योंकि वो टर्की और सेंट्रल एशिया इतना ज़्यादा एग्रीकल्चरी जो थे वो एनरिच, या वो पूरा एरिया जो उसके ईरान का माउंटेनियस एरिया था, प्लाटू था, या सेंट्रल एशियन का जो एरिया था, टर्की था, या इटसेल्फ ग्रीक या मैसेडोनिया था, वो भी इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं था। ये बात हमेशा से तमाम जो इन्वेडर्स थे उनको ही पता था कि इंडस प्लेन जो है वो पंजाब और सिंध का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए ज़्यादातर रूलर का यही ऑब्जेक्ट होता था कि किसी तरह से इंडस प्लेन पे कब्जा कर लें। और वेस्टर्न साइड पे तो अलेक्जेंडर कामयाब हो गया, बट वो चाहता था कि जो था वो इंडस रिवर को क्रॉस करके वो सेंट्रल इंडिया या गैंग्स वैली तक जाए। और उस जमाने में ये भी एक क्योंकि कोई वर्ल्ड का एक्चुअल कोई मैप नहीं था, इसलिए सब ये समझते थे कि ये जब सब कॉन्टिनेंट या इंडिया का जब हम ये स्मॉल एरिया क्रॉस कर लेंगे और एक बड़ा ओशन आएगा, तो जो वर्ल्ड जो है या दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो उसकी बड़ी विश थी कि मेरी जो गवर्नमेंट थी या मेरा जो किंगडम है वहाँ तक पहुँच जाए,
जहाँ पे दुनिया का एंड हो रहा है, यानी ओशंस इज द एंड, उसके बाद दुनिया एंड हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं है। तो उसकी ये बॉडी बीच थी, बट उस जमाने में कोई ऐसा प्लान या प्रॉपर मैप नहीं था जिसकी वजह से पता चल सके कि ऐसी बात नहीं है। ये बस उसे अंदाजा था कि जब हम इंडिया को क्रॉस कर लेंगे तो आगे एक बहुत बड़ा ओशन है और वो दुनिया का एंड है। लेकिन इंडस रिवर इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा रिवर था और उसको क्रॉस करना एक आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसने जब ये प्लान बनाया कि वो इंडस रिवर को क्रॉस करके फर्दर इंडिया में जो है वह इन्वेड करेगा, तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्रेव जो आर्मी उसका वेट कर रही है। क्योंकि वेस्टर्न साइड जो इंडस रिवर का जो वेस्ट साइड था, वहाँ पे कोई इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग कोई रूलर नहीं थे, इसलिए वो आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ऑफेंस वो उसने वो वहाँ पे कब्जा कर लिया। और दूसरे छोटे रूलर थे वो उसके, उन्होंने अलेक्जेंडर को एक्सेप्ट कर लिया एज ए रूलर। लेकिन जब इंडस रिवर को क्रॉस करने के प्लान बनाया गया तो वहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक ब्रेव सोल्जर और ब्रेव आर्मी जो है उसका वेट कर रही थी। तो उस पूरे जो ये बात अलेक्जेंडर को भी पता थी, लिहाजा उसने एक छोटी सी जो अपनी 1000 एक आर्मी एक बना के और उसने वो एरिया सर्च करा इंडस रिवर का कि जो अपेरेंटली इजी था इंडस रिवर को क्रॉस करना। ऑलमोस्ट कहते हैं मोर देन 50 किलोमीटर वो जो है नॉर्थ साइड पे इंडस रिवर के गया और वहां से एक ऐसी जगह उसको मिल गई जहां से वो इजीली इंडस रिवर क्रॉस कर सकता था। लिहाजा उसने वो इंडस रिवर क्रॉस की। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये जिस मैं ब्रेव आर्मी का जिक्र कर रहा हूँ वो था द किंग पोरस। पोरस ने अपने बेटे को भी सर्चिंग के लिए, उनको भी अंदाजा हो गया था कि किसी वक्त भी अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो इंडस रिवर को क्रॉस कर सकती है। दैट्स वाई उसने अपनी बेटी की आर्मी को बना के उनको रोकने के लिए उस नॉर्थ साइड पे भेजा। अचानक इन दोनों आर्मीज का एक जगह जब वो क्रॉस किया उसने अलेक्जेंडर की आर्मी ने, तो वो उसके बेटे के साथ जो आर्मी थी पेट्रोलिंग पे थी उसके साथ उनकी एक बैटल हुई, जहाँ पे उसका बेटा जो है वो अलेक्जेंडर से डिफीट कर गया। और उसकी जो आर्मी जब आगे बढ़ी तो जहाँ उसकी जो है वो पोरस की रेगुलर आर्मी से उसका सामना हुआ। उससे जंग में बहुत ही उसको जबरदस्त, यानी उसको आज तक इतना ज्यादा जो है वो हार्ड किस्म का कोई आर्मी नहीं मिली थी जिससे उसकी इस तरह की फाइट हो। और कई दिन तक, कहते हैं कि 3 दिन तक उसकी अप्रॉक्स जो है ना वो फाइटिंग होती रही, उससे बैटल फील्ड में मिले, बट किसी की भी ग्रेजुअली जो है वो जंग नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे 2 तरह के मिथ हैं। वो ये है कि वो अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो डिफीट कर गई थी पोरस को, और पोरस ने जो है वो सरेंडर कर लिया और उसका प्रिजनर बन गया। बट प्रिजनर जब बन गया और अलेक्जेंडर के सामने आया तो उसको उसकी ब्रेवरी से अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ और उससे वो पूछा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो पोरस ने यही उसे कहा कि वही तुम मेरे साथ वही सलूक करो जो किंग एक दूसरे किंग के साथ करता है। ये बात उसको अलेक्जेंडर को बहुत पसंद आई और उसने उसको उसका थ्रोन रिटर्न किया और उसको उसी जो किंगडम थी उसको रिटर्न की और इंडस रिवर उसने क्रॉस कर दी। बट ऑन द अदर हैंड जो एक्चुअली जो हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि इस बड़ी बैटल के बाद दोनों चाह रहे थे कि किसी तरह से जंग खत्म हो और किसी को डिफीट नहीं हो रही थी। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर जो है दोनों साइड पे जो है वो किल उनका जो है वो मर्डर हो चुका था, कत्ल हो चुके थे दोनों साइड्स पे। ऑन द सेम टाइम पोरस के कुछ जो डील करने वाले लोग थे वो अलेक्जेंडर की तरफ गए और उनको इस जंग को ख़त्म करने की एक ऑफर की, जिससे अलेक्जेंडर ने
फौरन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अलेक्जेंडर भी यही चाह रहा था कि किसी तरह से ये जंग खत्म हो। और वो जंग खत्म हो गई और फिर दोनों पोरस और अलेक्जेंडर के दरमियान एक डील हुई। वो डील ये थी कि अलेक्जेंडर जितने भी जो उसको पोरस अपने किंग तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट जितनी भी इन्वेजन्स होगी या जितने भी इलाकों पे अलेक्जेंडर की आर्मी कब्जा करेगी वो पोरस के अंडर कंट्रोल में आएगा। ये एक ऐसी डील थी जिसको दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। और फर्दर जो सेंट्रल इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जो कि पोरस के जो एक एनिमी थे उस पर उन दोनों ने कब्जा किया। बट जल्द ही जो है वो अलेक्जेंडर ने रिटर्न बैक किया, उसकी आर्मी मजीद आगे जाने से इनकार कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर की आर्मी ने कहा कि जी हम जो है वो अब फर्दर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो बहुत अरसे से वो उसके साथ ग्रेजुअली आगे जा रहे थे और वो यानी उन तमाम आर्मी को पता था कि हम उस जगह जा रहे हैं जहां दुनिया जो है एंड हो जाती है, अलेक्जेंडर हमें वहां तक लेके जाएगा। तो एक उससे भी इस वजह से भी उसकी आर्मी बहुत ज्यादा जो थी वो घबरा रही थी, प्लस वो अपने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपने घरों से दूर थे और ईयर्स मंथ्स ऑफ ईयर हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और फोर्स किया कि रिटर्न बैक हो। लिहाजा जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो पर्शिया की तरफ रिटर्न बैक की, जिसमें से 50% आर्मी जो थी वो मकरान डेजर्ट को क्रॉस करके थ्रू बाई लैंड जो है वो पर्शिया के से होती हुई वो जो मैसिडोनिया की तरफ गई, और जो 50% आर्मी थी वो थ्रू बाय सी वो उसकी आर्मी गई, जिसके साथ उसका इक्विपमेंट और सारी चीजें भी थी। आज वो जो आर्मी जिस जगह से गई उस इलाके का नाम है ग्वादर, जिसको हम ग्वादर कहते हैं। ये वही जगह है जहां से अलेक्जेंडर की आर्मी ने अपनी नेवल फोर्स के जरिए पूरा जो अपना इक्विपमेंट था और सारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो यहीं से जो है वो बाय सी जो है वो ग्रीक और मैसिड अपनी जो किंगडम थी वहां तक रिटर्न बैक किया। और इसके बाद वो मजीद प्लान बनाने लगा कि फिर से अगेंस्ट वो किस तरह से जो है वो मजीद इलाके दुनिया के जो है अपने कैप्चर करे, बट वो किसी बीमारी का शिकार हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। इस तरह से अलेक्जेंडर एक पर्शिया से जो एक बड़ी आर्मी किंगडम थी पर्शियन आर्मी, जिसको साइरस द ग्रेट ने बनाया था, अलेक्जेंडर उससे भी एक बड़ी किंगडम को बनाने में कामयाब हो गया। इस तरह से हमारा ये आज का चैप्टर जो है वो क्लोज हुआ द एंशिएंट इन्वेडर का, जिसमें हमने 3 बड़े एंशिएंट इन्वेडर नाम पर्शियन एंड द ग्रीक, इन तीनों ने किस तरह से